हाय एवरीवन, इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे अरिस्टोटल्स कंसेप्ट ऑफ फैमिली एंड स्लेवरी। मतलब अरिस्टोटल का फैमिली के बारे में क्या कहना था और स्लेवरी के बारे में क्या कहना था। फैमिली के ऊपर उन्होंने किस तरीके से अपने विचार रखे, फैमिली का कंसेप्ट उन्होंने किस तरीके से दिया और स्लेवरी के ऊपर उनके क्या विचार थे, स्लेवरी का कंसेप्ट उन्होंने किस तरीके से दिया। जब मैं अरिस्टोटल की बात करता हूँ, अरिस्टोटल के बारे में मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि अरिस्टोटल प्लेटो के स्टूडेंट हुआ करते थे। आज से करीब 2300 साल पहले उनका जन्म हुआ था ग्रीस के अंदर। और उसी के साथ साथ अरिस्टोटल को फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है, फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है। एक महान दार्शनिक हुए। अलेक्जेंडर द ग्रेट के वो टीचर थे, अलेक्जेंडर द ग्रेट उनके स्टूडेंट थे। और अरिस्टोटल खुद प्लेटो जैसे महान दार्शनिक महान फिलोसोफर के स्टूडेंट थे। तो अरिस्टोटल की जब मैं बात करता हूं तो अरिस्टोटल ने सबसे पहले फैमिली के ऊपर क्या कहा, फैमिली के ऊपर उनका क्या कंसेप्ट था और फैमिली के ऊपर उनके क्या विचार थे। देखो, अरिस्टोटल का ये मानना था, अरिस्टोटल ये कहते थे कि फैमिली जो है ना वो एक बेसिक यूनिट है स्टेट का। मतलब फैमिली जो है वो एक बेसिक यूनिट है एक देश का, एक स्टेट का या एक सोसाइटी का। जैसे कि अरिस्टोटल ने ये कहा कि फैमिली एज द फाउंडेशन ऑफ स्टेट, मतलब फैमिली एक स्टेट की फाउंडेशन होती है। मतलब कि ह्यूमन सोसाइटी जो है वो ग्रोज फ्रॉम फैमिली एंड देन विलेजेस एंड देन सिटी स्टेट्स। मतलब सबसे पहले अगर ह्यूमन जो सोसाइटी होती है, जो एक समाज होता है या फिर जो एक देश होता है, तो सबसे पहले हमें उसका बेसिक यूनिट जो है वो फैमिली देखने को मिलती है। और बहुत सारी फैमिलीज़ को मिला के जो है वो एक गांव बनता है, और बहुत सारे गांव को मिला के एक देश बनता है या एक सिटी स्टेट बनती है, जिसको वो पॉलिस कहते हैं। राइट, समझ आ रही है बात कि फैमिली जो है बेसिक यूनिट है, और फैमिलीज़ को मिला के एक गांव के अंदर बहुत सारी फैमिलीज़ को मिला के एक गांव बनता है, और बहुत सारे गांव को मिला के एक देश बनता है, एक सिटी स्टेट बनती है या फिर एक पॉलिस बनता है, जिसको वो सिटी स्टेट कहते हैं। मतलब पॉलिस का मतलब क्या होता है, सिटी स्टेट मतलब छोटा सा एक देश आप कह सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि ह्यूमन सोसाइटी ग्रोज फ्रॉम फैमिली एंड देन विलेजेस एंड देन सिटी स्टेट। मतलब कि सबसे पहले फैमिलीज आती हैं बहुत सारी, फिर विलेजेस आते हैं, उन फैमिलीज के विलेजेस बनते हैं, और फिर विलेजेस को मिला के जो है वो एक देश बनता है, सिटी स्टेट बनती है। तो अरिस्टोटल ने फैमिली को ना ओकियोस कहा। मतलब अपनी भाषा के अंदर उन्होंने फैमिली को ओकियोस कहा, OKIOS। ठीक है, उन्होंने कहा कि फैमिली एक ऐसा यूनिट है जहाँ पे बेसिक नीड्स जो हैं वो फुलफिल होती हैं। जैसे कि आपको फैमिली के अंदर खाना मिलता है, वहाँ पे शेल्टर मिलता है रहने को, और वहाँ पे रिप्रोडक्शन होती है, वहाँ पे बच्चे वगैरह पैदा किए जाते हैं। तो फैमिली जो है वो एक ऐसी जगह होती है या फिर एक ऐसा यूनिट होता है, हाउस होल्ड या फैमिली जिसको आप कह सकते हैं, एक परिवार। वहाँ पे आपको खाना मिलता है, आपकी जो फूड की नेसेसिटीज़ हैं वहाँ पे फुलफ़िल होती हैं। जैसे मैं घर में रह रहा हूँ तो मुझे खाना तो इसी घर में मिल रहा है ना, उसके बाद मुझे शेल्टर रहने के लिए घर मिल रहा है, उसी के साथ साथ रिप्रोडक्शन, मतलब कि यहाँ पे रिप्रोडक्शन हो रही है, मेरे पेरेंट्स ने मुझे पैदा किया, मैं अपने बच्चे पैदा करूँगा। तो बेसिकली फैमिली जो है वहाँ पे रिप्रोडक्शन होती है, वहाँ पे शेल्टर जो है आपको मिलता है, और वहाँ पे आपकी बेसिक नेसेसिटीज़ फुलफिल होती हैं, आपको वहाँ पे खाना मिलता है। उसके बाद उन्होंने बताया कि टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप इन हाउस होल्ड। तो एक परिवार के अंदर, एक हाउस होल्ड के अंदर, एक घर के अंदर किस तरीके के रिलेशनशिप्स होते हैं। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि घर के अंदर होता कौन कौन है। तो सबसे पहले आपके घर के अंदर आपके पेरेंट्स होंगे, उसके बाद बच्चे होंगे, चिल्ड्रन होंगे, राइट। आपके फादर होंगे, आपकी मदर होंगी। तो उन्होंने कहा कि जो भी आपके घर के अंदर लोग रह रहे हैं उनके बीच में रिलेशनशिप क्या होगा, क्या उनके बीच में संबंध होगा। तो सबसे पहले मास्टर और स्लेव का रिलेशनशिप होगा। देखो, उस टाइम पे ना स्लेव भी घर में हुआ करते थे। मतलब एक परिवार होता था, उस परिवार के अंदर स्लेव्स भी हुआ करते थे। स्लेव्स होते कौन हैं? स्लेव्स होते हैं ब्लाइंड ओबीडियंट, मतलब वो लोग जो गुलाम बनाए जाते हैं। स्लेव किसको कहा जाता है? वो लोग जो गुलाम बनाए जाते थे, जो आपके नौकर होते थे। तो आप उनको ऑर्डर्स देते थे, वो आपके खेतों का काम करते थे, आपके घर का काम सारा का सारा करते थे। उनके अंदर मतलब रैशनल कैपेसिटी नहीं होती है, वो इंटेलेक्चुअली सुपीरियर नहीं होते हैं, उनको इतनी समझ नहीं होती है। इसीलिए वो नौकर की तरह, वो बंधुआ मजदूर की तरह और वो गुलाम की तरह आपके घर में काम करते हैं। आपके घर में जो भी आपके फादर
मतलब मास्टर जो भी स्लेव को डायरेक्शन देगा कि तुझे ये करना है वो करना है, तो स्लेव उसी के अकॉर्डिंगली काम करेगा। तो पहले घरों के अंदर स्लेव्स हुआ करते थे। और जब मैं ग्रीस की बात कर रहा हूँ, मतलब आज से 2300 साल पहले की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अरिस्टोटल का जन्म तो आज से 2300 साल पहले हुआ था। तो उस वक्त जो स्लेव होते थे वो बड़े इंपॉर्टेंट होते थे। एक घर के अंदर जो है वो एक स्लेव हुआ करता था या स्लेव्स हुआ करते थे। तो वो स्लेव क्या करते थे, उस घर के अंदर जितने भी मटीरियल काम होते थे, जितने भी फिजिकल वर्क होते थे, खेतों का काम, जो भी काम होते थे, घर का काम, उन सबको करने का काम स्लेव करते थे। वो गुलाम करते थे, वो नौकर करते थे, वो बंधुआ मजदूर करते थे। क्योंकि वो जो स्लेव होते थे ना, उनके अंदर इतना दिमाग नहीं होता था, वो फिजिकली सुपीरियर होते थे, ऐसे हट्टे कट्टे होते थे लेकिन दिमाग नहीं होता था। तो बेसिकली वो क्या करते थे, आपके घर के अंदर जितने भी काम होते थे, खेतों वेतों का काम, आपका मतलब नौकर की तरह वो वहां पे रहते थे, ब्लाइंड ओबीडियंट की तरह रहते थे। जो भी उनको मास्टर करने को बोलता था वो वही करते थे। अब यहाँ पे मास्टर कौन होगा, मास्टर होंगे आपके फादर, मतलब फैमिली का जो हेड होगा, जो एल्डर पर्सन होगा वो मास्टर होगा। मतलब आप सिंपली ये कह लीजिए कि फादर जो हैं, आपके पापा जो हैं वो मास्टर होंगे, और मास्टर स्लेव का एक रिलेशनशिप होगा कि मास्टर जो है, मतलब जो एल्डर पर्सन है, जो बड़ा आदमी है घर का, वो स्लेव को डायरेक्शंस देगा। ये जो मास्टर होगा, ये जो घर का एल्डर पर्सन होगा, जो आपके पापा होंगे या आपके दादा होंगे, वो स्लेव को डायरेक्शंस देंगे। अब ये जो मास्टर होगा ना, ये इंटेलेक्चुअली सुपीरियर है, ये मेंटली स्ट्रांग है, ये बड़ा समझदार है, राइट। और ये क्या करेगा, ये डायरेक्शंस देगा स्लेव को, और स्लेव फिर काम करेगा। तो मास्टर को लेजर देने का काम कौन करेगा, स्लेव करेगा। क्योंकि मास्टर जो है वो खुद काम नहीं करेगा, मतलब खेतों के अंदर वो जाके खुद काम नहीं करेगा, वो सिर्फ सोचने वगैरह का काम करेगा, वो सिर्फ बताने का काम करेगा कि ये करो वो करो, ठेकेदारी वो करेगा बेसिकली। और स्लेव जो है वो डट के काम करेगा खेतों में। तो वो एक नौकर की तरह, एक गुलाम की तरह, एक ब्लाइंड ओबीडियंट की तरह काम करेगा। तो स्लेव और मास्टर का एक रिलेशनशिप होगा आपके परिवार के अंदर। मास्टर कौन होगा, जो आपके घर का बड़ा बंदा है या फिर एल्डर पर्सन है, आपके पापा या दादा। तो मास्टर स्लेव का एक रिलेशनशिप होगा। फिर एक हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप होगा। मतलब हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप आपको पता है कि हस्बैंड होगा और वाइफ होगा, उनका रिलेशनशिप होगा। और उसी के साथ साथ पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप होगा, मतलब माँ बाप और बच्चों का रिलेशनशिप होगा। तो ये रिलेशनशिप होंगे एक परिवार के अंदर, ये अरिस्टोटल का कहना था। तो मैंने आपको बता दिया परिवार के अंदर कौन होगा, आपके पापा, आपके मम्मी और आपके भाई बहन, और उसी के साथ साथ एक स्लेव। अब आपके पापा और मम्मी का एक रिलेशनशिप है, किसका, हस्बैंड वाइफ का। उसी के साथ साथ जो गुलाम है, स्लेव है, उसका और मास्टर का रिलेशनशिप है। मतलब आपके पापा का और गुलाम का रिलेशनशिप है कि मास्टर उसको डायरेक्शंस देगा। और आपका और आपके पापा का रिलेशनशिप है, मतलब पेरेंट्स और चाइल्ड का रिलेशनशिप है, आपका और आपके पेरेंट्स का रिलेशनशिप है। तो ये तीन तरह के रिलेशनशिप्स एक फैमिली के अंदर, एक हाउस होल्ड के अंदर होंगे। अरिस्टोटल का ये कहना था कि द हाउस होल्ड रिसेंबल्स अ मिनी पॉलिटिकल सिस्टम। एक हाउस होल्ड जो होता है ना, वो एक मिनी पॉलिटिकल सिस्टम की तरह होता है। एक वाइडर पॉलिटिकल सिस्टम या एक मेजर पॉलिटिकल सिस्टम क्या होगा, एक देश। एक देश जो है बड़ा पॉलिटिकल सिस्टम है। एक देश क्या है, बड़ा पॉलिटिकल सिस्टम है। लेकिन छोटा पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, एक हाउस होल्ड है, एक परिवार है। तो एक परिवार जो है ना, वो एक मिनी पॉलिटिकल सिस्टम की तरह होता है, क्योंकि परिवारों को मिला के एक गांव बनता है, गांव को मिला के एक देश बनता है। तो अरिस्टोटल का ये कहना था कि एक जो परिवार है वो भी एक मिनी पॉलिटिकल सिस्टम की तरह होता है। एक देश तो बड़ा पॉलिटिकल सिस्टम है, लेकिन परिवार भी एक मिनी पॉलिटिकल सिस्टम की तरह होता है, क्योंकि वहां पे हमें मोनार्की की एग्जांपल देखने को मिलती है। मोनार्की की एग्जांपल कैसे देखने को मिलती है, फादर ओवर चिल्ड्रन। जो आपके फादर होते हैं वो मोनार्क की तरह होते हैं, वो राजा की तरह होते हैं, और वो अपने बच्चों के लिए, बच्चों की देखभाल करने का काम करते हैं, अपने बच्चों को शिक्षा देने का काम करते हैं। तो आपके लिए आपके पापा जो है वो राजा की तरह हैं, आपके लिए आपके पापा जो है वो मोनार्क की तरह हैं। और आपके पापा क्या करेंगे, अपने बच्चों को, अपने घर को चलाने का काम करेंगे, अपने बच्चों को अच्छे से उनकी वेलबिंग करेंगे, उनको शिक्षा देने का काम करेंगे, और उनको ऑर्डर्स, डायरेक्शंस देने का काम करेंगे। और आप जो होंगे, मतलब बच्चे जो होंगे, वो प्रजा की तरह होंगे, और बाप जो होगा वो राजा की तरह होगा। उसके बाद यहाँ पे अरिस्टोक्रेसी हमें देखने को मिलती है। अरिस्टोक्रेसी मतलब हस्बैंड ओवर वाइफ। तो जो हस्बैंड और वाइफ का रिलेशनशिप है, यहाँ पे हमें अरिस्टोक्रेसी की एग्जांपल देखने को मिलती है कि मैरिड के हिसाब से आपके फादर जो हैं वो काम करेंगे जिसमें वो फिट हैं, आपकी मदर जो हैं वो काम करेंगी जिसमें वो फिट हैं। तो आपके फादर जो हैं वो बाहर का काम देखने का देखेंगे, पैसे शैसे का जुगाड़ देखेंगे, उसी के साथ साथ सोचने वगैरह का काम करेंगे, ठेकेदारी का काम करेंगे, बाहर की जो पब्लिक लाइफ है उसमें पार्टिसिपेट करने का काम करेंगे। और आपकी मम्मी जो होंगी, मतलब उस
हस्बैंड की जो वाइफ होगी वो घर के काम देखेगी, बच्चों को जो है खाना खिलाएगी, उनकी रियरिंग और केयरिंग करेगी, बाकी जो हाउस होल्ड के काम हैं उसको वाइफ देखेगी। तो ये एक तरीके की अरिस्टोक्रेसी भी यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। अरिस्टोक्रेसी का मतलब क्या होता है कि मेरिट के हिसाब से, मतलब जो आप में क्षमता है, जो आप में काबिलियत है, उसके हिसाब से आप काम कर रहे हैं। तो अरिस्टोक्रेसी के अंदर क्या हो रहा है, बाप मतलब जो हस्बैंड है वो अपने मेरिट के हिसाब से काम कर रहा है। तो उसका मेरिट क्या है कि वो पब्लिक लाइफ, जो बाहर की लाइफ है या फिर बाहर का जो देखभाल है वो कर रहा है, जो भी पब्लिक स्फीयर के अंदर पार्टिसिपेट वो कर रहा है, बाकी वो काम कर रहा है, मर्दों वाले काम जो भी वो कर रहा है। और जो वाइफ है वो घर के घरेलू कामकाज देख रही है, खाना वगैरह बना रही है, बच्चों की रियरिंग केयरिंग कर रही है। तो अरिस्टोक्रेसी भी यहाँ पे देखने को मिलती है। अरिस्टोक्रेसी हस्बैंड और वाइफ के अंदर देखने को मिलती है, हस्बैंड जब वाइफ के ऊपर, मतलब हस्बैंड ओवर वाइफ। और मोनार्की जो है वो बच्चों और बाप के बीच में देखने को मिलती है कि बाप जो है वो मोनार्की की तरह जो है वो एक्ट करता है। उसके बाद डिस्पोटिज्म देखने को मिलता है। डिस्पोटिज्म क्या होता है, डिस्पोटिज्म होता है अत्याचार। डिस्पोटिज्म होता है जब आप डिस्पोटिक तरीके से रूल करते हैं, मतलब ओप्रेस्ड तरीके से रूल करते हैं। तो डिस्पोटिज्म देखने को मिलता है मास्टर ओवर स्लेव, मतलब मास्टर और स्लेव के रिलेशनशिप के बीच में। मतलब मास्टर जो है ना, डिस्पोटिज्म के अंदर जो बंदा रूल कर रहा होता है ना, जो बंदा भी राज कर रहा होता है, वो सिर्फ अपने फायदे के लिए राज करता है, और जो लोग होते हैं, जो सामने वाला होता है, उसको एक्सप्लॉइट करता है। तो यहाँ पे मास्टर जो है मतलब आपके बाप जो है, वो अपने फायदे के लिए स्लेव को रूल कर रहा है, स्लेव को डायरेक्शंस दे रहा है, स्लेव को कह रहा है कि ये काम कर, वो काम कर। यहाँ पे वो अपना फायदा देख रहा है। तो यहाँ पे डिस्पोटिज्म भी देखने को मिलता है कि अत्याचार किया जा रहा है, मतलब ऐसे रूल किया जा रहा है मास्टर के द्वारा स्लेव के ऊपर कि मास्टर का फायदा हो, मास्टर का निजी फायदा हो, पर्सनल बेनिफिट हो। तो डिस्पोटिज्म भी हमें यहां पे देखने को मिलता है। आपको ये टर्मिनोलॉजीज समझ आ रही होंगी। डिस्पोटिज्म किस तरीके से देखने को मिलता है, डिस्पोटिज्म होता क्या है। अगर किसी देश के अंदर डिस्पोटिज्म चल रहा है ना, तो जो राजा होगा, जो रूलर होगा, वो लोगों को ओप्रेस करेगा और वो अपने फायदे के लिए काम करेगा, वो अपने स्वार्थ के लिए काम करेगा, वो करप्शन करेगा, राइट। इसी तरीके से डिस्पोटिज्म फैमिली के अंदर कैसे देखने को मिलता है कि मास्टर अपने फायदे के लिए गुलाम जो है, स्लेव जो है, उसके ऊपर अत्याचार कर रहा है, उसको एक्सप्लॉइट कर रहा है और उससे काम करवा रहा है डट के। अब बाई स्टार्ट विद फैमिली। अब अरिस्टोटल ने फैमिली से ही स्टार्ट क्यों किया, तो यहां पे अरिस्टोटल बिलीव्ड दैट टू अंडरस्टैंड पॉलिटिक्स वन मस्ट अंडरस्टैंड हाउ अथॉरिटी एंड रोल्स फंक्शन विद इन द हाउस होल्ड। अरिस्टोटल का यह कहना था, अरिस्टोटल इस चीज के ऊपर विश्वास रखते थे कि अगर हमें पॉलिटिक्स को समझना है तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि एक घर के अंदर कैसे पॉलिटिक्स होती है, एक घर के अंदर किस तरीके से अथॉरिटी जो है वो काम करती है, किस तरीके से अथॉरिटी अपनी पावर को एक्सरसाइज करती है और किस तरीके से अलग अलग रोल्स जो हैं वो असाइन किए जाते हैं। तो एक घर के अंदर आपने देख लिया ना, मोनार्की भी देखने को मिल रही है, अरिस्टोक्रेसी भी देखने को मिल रही है, डिस्पोटिज्म भी देखने को मिल रहा है, अलग अलग रोल देखने को मिल रहा है कि वाइफ का ये काम है, स्लेव का ये काम है, और जो फादर होगा, जो घर का बड़ा होगा, वो सारी की सारी पावर को एक्सरसाइज कर रहा है, उसके पास सारी की सारी पावर है। तो अरिस्टोटल का ये कहना था कि वाइडर पॉलिटिकल सिस्टम को समझने के लिए, देश के पॉलिटिकल सिस्टम को समझने के लिए हमें एक घर के अंदर कैसे काम हो रहा है, एक घर के अंदर कैसे फैसले लिए जा रहे हैं, एक घर के अंदर कैसे राजनीति हो रही है, एक घर के अंदर किस तरीके से डिसीजन मेकिंग की जा रही है, एक घर के अंदर किस तरीके से रोल्स असाइन किए गए हैं कि वाइफ को ये करना है, बच्चों को ये करना है, स्लेव को ये करना है, और मेन अथॉरिटी कौन होगी, वो हमें एक घर के अंदर देखने को मिलता है। और वहां से हम समझ के वाइडर पॉलिटिकल सिस्टम को या पॉलिटिक्स को समझ सकते हैं। अरिस्टोटल का ये मानना था कि फैमिली जो है वो बेसिक यूनिट है स्टेट का, क्योंकि फैमिलीज को मिला के एक गाँव बनता है और गाँव को मिला के एक देश बनता है। और फैमिली जो है वो एक छोटा पॉलिटिकल सिस्टम है और बड़ा पॉलिटिकल सिस्टम हमें देश देखने को मिलता है। तो बेसिकली जो फैमिली के अंदर होता है ना, वैसा ही देश के अंदर भी होता है, मतलब फैमिलीज को मिला के ही अल्टीमेटली देश बनता है। समझ आ रही है बात। तो ये अरिस्टोटल का कंसेप्ट है फैमिली का, फैमिली के ऊपर उनके ये व्यूज थे, राइट। उसके बाद अरिस्टोटल ऑन स्लेवरी। अब अरिस्टोटल का स्लेवरी के ऊपर क्या कहना था, तो अरिस्टोटल का ये कहना था कि स्लेवरी जो है ना वो नेचुरल है, स्लेवरी इज नेचुरल। बेसिकली उन्होंने स्लेवरी को जस्टिफाई किया, स्लेवरी होती क्या है, मैंने आपको बताया, स्लेवरी होती है गुलामी, ब्लाइंड ओबीडियंस। स्लेव होता कौन है, स्लेव होता है ब्लाइंड ओबीडियंट। मतलब आप उसको बता रहे हो कि तुझे ये करना है, वो कर रहा है,
आप उसको बता रहे हो कि तुझे ये करना है, वो कर रहा है। आपने उसको कहा कि किसी को मार दे, वो मार दिया उसने। तो वो ब्लाइंड ओबीडियंट है, अंधभक्त है, वो अंधभक्त, समझ आ रही है, अंधभक्त है वो। तो स्लेवरी गुलामी, स्लेवरी क्या होती है? गुलामी। जब कोई इंसान, एक इंसान आपके घर के अंदर हो और उसको आप अपनी प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट करें और आप उससे वो सारे काम करवाएं जो आप करवाना चाहते हैं, वो आपको जवाब ना दे आगे से। मतलब उसके अंदर दिमाग है ही नहीं, वो उसके अंदर रैशनल कैपेसिटी नहीं है उतनी, वो सिर्फ आपके ऑर्डर्स समझ सकता है और आप डट के उससे अपने घर के अंदर काम करवा रहे हो। तो अरिस्टोटल का ये कहना था कि बाय नेचर जब इंसान का जन्म होता है ना, तो जन्म होते टाइम ही कुछ लोग जो हैं वो सब्जेक्शन के लिए पैदा होते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो रूल करने के लिए पैदा होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इंटेलेक्चुअली सुपीरियर होते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फिजिकली सुपीरियर होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इंटेलेक्चुअली सुपीरियर होते हैं। इंटेलेक्चुअली सुपीरियर कौन होगा? जो मास्टर है। इंटेलेक्चुअली सुपीरियर कौन होगा? जो मास्टर है, मतलब दिमाग का बहुत तेज है। और कुछ लोग ऐसे होंगे जो फिजिकली सुपीरियर होंगे। क्या होंगे? फिजिकली सुपीरियर होंगे। ये जगह नहीं बची है यहाँ पे। फिजिकली सुपीरियर मतलब वो हट्टे कट्टे होंगे लेकिन दिमाग नहीं होगा उनमें, और ये होंगे स्लेव। तो नेचर ने ही दो तरीके के मैन बनाए हुए हैं, दो तरीके के लोग बनाए हुए हैं। एक दिमाग के स्ट्रॉन्ग, इंटेलेक्चुअली सुपीरियर, और एक फिजिकली स्ट्रॉन्ग मतलब हट्टे कट्टे लेकिन दिमाग नहीं है। तो अरिस्टोटल का ये कहना था कि कुछ लोग जो हैं वो रूल करने के लिए पैदा होते हैं, मतलब वो मास्टर होते हैं, उनको सिर्फ रूल करना है, उनको सोचने वगैरह का काम करना है, उनको इंटेलेक्चुअल वर्क करना है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सब्जेक्शन के लिए पैदा होते हैं, मतलब उनको सिर्फ ऑर्डर्स को फॉलो करना है, उनको सिर्फ जो इंटेलेक्चुअली सुपीरियर इंसान है, जो मास्टर है, उनके ऑर्डर्स को फॉलो करना है और मास्टर की सेवा करनी है और मास्टर जो कहेगा वो काम करना है। समझ आ गई बात? तो इसलिए अरिस्टोटल का यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है कि उसने स्लेवरी को जस्टिफाई किया, उसने गुलामी को जस्टिफाई किया, उसने ह्यूमन राइट्स के ऊपर फोकस नहीं किया, उसने इंडिविजुअल राइट्स के ऊपर फोकस नहीं किया। आज आप एग्जाम्पल ले लो ना, अगर आपको कोई उठाए और कहे कि तुम्हें गुलाम बना लिया और तुम्हें अपने मास्टर का फायदा करना है, मतलब जिसने तुम्हें गुलाम बनाया है, तुम उसके लिए काम करोगे, तुम उसके ऑर्डर मानोगे, तुम्हारा कोई राइट नहीं है, तुमसे दिन भर जो है मजदूरी करवाई जा रही है, मेहनत करवाई जा रही है, खेतों में काम करवाया जा रहा है, तुम्हें सिर्फ खाना दिया जा रहा है और कुछ नहीं, सैलरी वैलरी भी कुछ नहीं दी जा रही है, सिर्फ खाना दिया जा रहा है, वो भी मतलब उस तरीके से नहीं, मतलब जिस तरीके से मास्टर खुद खा रहा है, और आप सिर्फ उसके पाँव दबाओगे, उसके आगे हाथ जोड़ के उसकी ऑर्डर को फॉलो करोगे। तो अगर आज ऐसा हो जाए तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये इंडिविजुअल राइट्स, ह्यूमन राइट्स उनका वायलेशन हो गया। आज तो ये ऐसा नहीं हो सकता है, आज तो स्लेवरी लीगल है। लेकिन उस वक्त अरिस्टोटल ने स्लेवरी को जस्टिफाई किया एंड दैट्स व्हाई अरिस्टोटल इज बीइंग क्रिटिसाइज्ड मोस्ट। तो अरिस्टोटल ने कहा कि दो तरीके के स्लेव होते हैं, दो तरीके की स्लेवरी होती है। एक होते हैं नेचुरल स्लेव्स, एक होते हैं लीगल स्लेव्स। नेचुरल स्लेव्स कौन से स्लेव होंगे? जो कि नेचर के द्वारा ही स्लेव बनाए गए हैं। मतलब कि मैंने आपको बताया कि जो कि नेचर के द्वारा ही स्लेव बनाए गए हैं, मतलब कि नेचर ने ही दो तरीके के इंसान बनाए हैं, एक इंटेलेक्चुअली सुपीरियर, मेंटली स्ट्रांग, मेंटली सुपीरियर, और एक फिजिकली सुपीरियर। इंटेलेक्चुअली सुपीरियर जो होंगे वो मास्टर होंगे और मेंटली जो फिजिकली सुपीरियर होंगे वो स्लेव होंगे। तो पीपल हु लैक द कैपेसिटी ऑफ रैशनल सेल्फ गवर्नेंस, वो लोग, जो ऐसे लोग जो पैदा हुए हैं वो फिजिकली स्ट्रांग हैं, मतलब हट्टे कट्टे हैं, लेकिन उनके अंदर दिमाग नहीं है, रैशनल कैपेसिटी नहीं है, खुद से वो फैसले नहीं ले सकते हैं, खुद से वो अपने आप को चला नहीं सकते हैं, खुद से वो अपना पालन पोषण नहीं कर सकते हैं, खुद से वो काम नहीं कर सकते हैं, खुद से वो डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। इसलिए उनको किसी के अंडर रह के काम करना चाहिए और उनका भला इसमें ही है कि वो किसी के अंडर, मतलब मास्टर के अंडर रह के काम करें, उसके ऑर्डर्स को फॉलो करें, उसमें ही उनका भला है। तो नेचर के द्वारा कुछ स्लेव बनाए जाते हैं, मतलब जन्म सिद्ध ही कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिमाग के इतने स्ट्रांग नहीं होते हैं और वो रैशनल कैपेसिटी उनके अंदर नहीं होती है, इतना दिमाग उनके अंदर नहीं होता है, सोचने की क्षमता नहीं होती है और खुद से वो फैसले नहीं ले सकते हैं, खुद से वो डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते हैं, खुद से वो अपना परिवार नहीं चला सकते हैं, खुद से वो अपने आप को नहीं गवर्न कर सकते हैं। इसलिए उनको मास्टर के अंडर रह के ही काम करना चाहिए और मास्टर के आर्डर्स को फॉलो करना चाहिए और मास्टर की सेवा करनी चाहिए, मास्टर की जितनी भी डायरेक्शंस हैं उनको फॉलो करना चाहिए। ये हो गए नेचुरल स्लेव्स, मतलब नेचर ने ये बाई नेचर ही ये स्लेव बने हुए हैं। उसके बाद एक होते हैं लीगल स्लेव्स। ये जो स्लेव्स होते हैं ना, ये बाई नेचर नहीं होते हैं। लीगल स्लेव्स वो स्लेव्स होते हैं, ये ऑफनली क्या होता है कि जो वॉर के प्रिजनर्स होते हैं, मान लो आपने जंग लड़ी,
हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग हो गई, हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को हरा दिया और उनके कई सारे सोल्जर्स ऐसे थे जिनको हिंदुस्तान ने प्रिजनर बना दिया, मतलब उनको जेल में डाल दिया और उसके बाद उनको क्या बना दिया, स्लेव, गुलाम बना दिया। अब ये लोग जो हैं ये लीगल स्लेव हैं, ऑफन प्रिजनर्स ऑफ वॉर विद नो मॉरल और रैशनल ग्राउंड्स फॉर इंस्लेवमेंट। ये जो स्लेव्स हैं इनका कोई मॉरल और रैशनल ग्राउंड नहीं है इनको स्लेव बनाने का, मतलब इनके अंदर इंटेलेक्चुअली ये सुपीरियर हो सकते हैं, ये इंटेलेक्चुअली सुपीरियर हैं, लेकिन ये स्लेव इसलिए बनाए गए हैं क्योंकि तुमने सामने वाले को हरा दिया है और उनके जितने सोल्जर थे, आर्मी वाले लोग थे या फिर सिपाही थे, उनको आपने गुलाम बना दिया और अब उनसे आप डट के काम करवा रहे हो। तो ऐसे स्लेव नहीं होने चाहिए। इस स्लेवरी को, जो लीगल स्लेवरी है, उसको अरिस्टोटल ने जस्टिफाई नहीं किया। अरिस्टोटल ने कहा कि इनको स्लेव बनाने का कोई मॉरल और रैशनल ग्राउंड नहीं है, इनको आप स्लेव नहीं बना सकते हैं क्योंकि इनके अंदर इंटेलेक्चुअल सुपीरियरिटी है, ये खुद से सोच सकते हैं, खुद से अपने फैसले ले सकते हैं, खुद से अपने आप को गवर्न कर सकते हैं, तो इनको स्लेव नहीं बनाना है। लेकिन ये इसलिए स्लेव बन गए हैं क्योंकि इनको आपने जो है वो कैप्चर कर लिया, आपने दूसरे देश को हरा दिया, उनके सोल्जर्स को आपने जेल में डाल दिया, अब उनको आपने गुलाम बना दिया है। तो इसको जस्टिफाई नहीं किया अरिस्टोटल ने लीगल स्लेवरी को जस्टिफाई नहीं किया, बल्कि उन्होंने नेचुरल स्लेवरी को जस्टिफाई किया। नेचुरल स्लेव्स को उन्होंने सपोर्ट किया और लीगल स्लेव्स को उन्होंने सपोर्ट नहीं किया। समझ आ गई बात? तो दो तरीके से वो स्लेवरी को जो है वो डिवाइड करते हैं, दो टाइप्स देते हैं स्लेवरी की, एक नेचुरल स्लेव्स जो कि जन्म सिद्ध स्लेव हैं और एक लीगल स्लेव्स जो कि आपने कहीं पे जंग वगैरह लड़के आपने किसी को गुलाम बना लिया या फिर बाई फोर्स किसी को आपने गुलाम बना लिया, या फिर आपने किसी के ऊपर लड़ाई कर दी, किसी दूसरे घर के ऊपर जो है वो आपने जंग छेड़ दी, मतलब दूसरे घर को किसने, मतलब आपका जो पड़ोसी घर था उनको आपने मारा, डांटा, आप उनसे ज़्यादा ताकतवर थे और वहाँ से आपने लोग पकड़ के लाए और अपने गुलाम बना दिए। हालांकि वो इंटेलेक्चुअली सुपीरियर थे लेकिन आपने उनको गुलाम बना दिया। लेकिन इसको अरिस्टोटल जस्टिफाई नहीं करते हैं, ये लीगल स्लेवरी है, इसको वो जस्टिफाई नहीं करते हैं। उसके बाद जस्टिफिकेशन ऑफ स्लेवरी। अब किस तरीके से अरिस्टोटल ने स्लेवरी की जस्टिफिकेशन दी? देखो, अरिस्टोटल का यह कहना था कि सबसे पहले तो स्लेवरी जो है ना वो नेचुरल है। उन्होंने कहा कि स्लेवरी जो नेचुरल है क्योंकि ड्यू टू अनइक्वल कैपेसिटीज इट इज नेचुरल दैट दोज लैकिंग रीजन शुड बी रूल्ड बाय दोज हु हैव इट। अरिस्टोटल का यह कहना था कि क्योंकि सारे इंसान एक तरीके के नहीं हैं, जन्म सिद्ध ही, मतलब बाय बर्थ ही, कुछ लोग इंटेलेक्चुअली सुपीरियर होते हैं, कुछ लोग फिजिकली सुपीरियर होते हैं, इसलिए जो लोग इंटेलेक्चुअली सुपीरियर हैं वो मास्टर होंगे और जो लोग फिजिकली सुपीरियर हैं वो स्लेव होंगे। उनका यह कहना था कि जो लोग, ऐसे लोग जो पैदा हुए हैं लेकिन उनके अंदर रैशनल कैपेसिटी नहीं है, जो खुद से सोच नहीं सकते हैं, तो उनको क्या करना चाहिए, उनके अंडर काम करना चाहिए जो खुद से सोच सकते हैं, जो इंटेलेक्चुअली सुपीरियर हैं। समझ आ गई बात? तो उनका यह कहना था कि सबसे पहले भाई स्लेवरी तो नेचुरल है ना, भाई नेचर ने ही दो तरीके के इंसान बनाए हैं, एक जो समझदार हैं, एक वो समझदार नहीं है। जो समझदार हैं, जो इंटेलेक्चुअली सुपीरियर हैं, जिनके अंदर रैशनल कैपेसिटी है, जो सोच सकते हैं, वो मास्टर होंगे, और जो नहीं सोच सकते हैं, जिनके अंदर रैशनल कैपेसिटी नहीं है, जो फिजिकली सुपीरियर हैं, उनको जो है वो मास्टर के अंडर रहना चाहिए, उसमें ही उनका भला है। उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई स्लेवरी जो है ना वो नेसेसिटी है, स्लेवरी नेसेसरी है, जरूरी है। क्यों? क्योंकि स्लेव्स इंश्योर दैट फ्री मैन कैन एंजॉय लेजर एंड परस्यू वर्च्यू, आर्ट एंड गवर्नेंस। स्लेवरी इसलिए जरूरी है कि स्लेवरी ये इंश्योर करती है, स्लेव्स जो होते हैं वो ये इंश्योर करते हैं कि जो उनका मास्टर है उसको ये सारे काम ना करना पड़े, फिजिकल काम उसको नहीं करना पड़े कि भाई खेतों में जाके वो मक्की की गुड़ाई कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, मतलब फिजिकली काम कर रहा है। उसको सिर्फ भाई अपना सोचने का काम करना है, पढ़ने लिखने का काम करना है, उसको आर्ट वगैरह गवर्नेंस देखनी है, देश को किस तरीके से चलाना है, घर को किस तरीके से चलाना है, उसको काम करना है, उसको वर्च्यू परस्यू करनी है, उसको ये सब काम नहीं करना है। और स्लेव जो है, जो गुलाम है, वो ये चीज इंश्योर करेगा कि जो मास्टर उसका है वो लेजर एंजॉय कर सके, वो आराम से रह सके, वो सिर्फ पढ़ने लिखने का सोचने का काम करे, बाकी जो भी उसकी खाने की जरूरत है, जो भी उसके खेतों का काम वाम है, घर का काम है, वो सारा का सारा गुलाम कर ले, स्लेव कर ले। तो नेसेसिटी है स्लेवरी। क्यों? क्योंकि मास्टर जो है वो समझदार इंसान है, वो समझदारी का काम करेगा, वो पढ़ने लिखने का काम करेगा, वो सोचने का काम करेगा, वो आर्ट को परस्यू करेगा, वो वर्च्यू को परस्यू करेगा, वो गवर्नेंस करने का काम करेगा, वो फैसले लेने का काम करेगा, वो बड़े बड़े काम करेगा। और भाई उसका जो खाना पीना है, उसको जो कपड़े धोने का उसका काम है, उसको जो कपड़े धोने हैं, उसको जो जूते चाहिए, उसको जो है वो खाना चाहिए, वो उसको कौन प्रोवाइड करेगा? तो गुलाम, जी हजूर हाजिर हूं, और वो काम करेगा, वो उसको सारा कुछ देने का काम करेगा। इसलिए स्लेवरी जो है नेसेसिटी है, क्योंकि स्लेवरी होने के कारण ही
जो फ्री मैन है, जो मास्टर है, वो लेजर को एंजॉय कर पा रहा है और वो अच्छे तरीके से अपना जो है वो काम कर पा रहा है, सोचने का काम, समझने का काम, पढ़ने का काम, लिखने का काम, आर्ट को परस्यू करने का काम, वर्च्यू को परस्यू करने का काम, गवर्नेंस चलाने का काम। उसके बाद उन्होंने कहा कि स्लेवरी जो है ना वो एक्सपीडियंट है। एक्सपीडियंट का मतलब ये हुआ कि स्लेवरी जो है ना वो सोशल ऑर्डर को मेंटेन करके रखती है और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को मेंटेन करके रखती है। मतलब अगर स्लेवरी नहीं होगी तो क्योस हो जाएगा। इफ नो स्लेवरी देन क्योस, if no slavery then chaos and instability। अगर स्लेवरी नहीं होगी तो क्योस और इंस्टेबिलिटी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई अगर स्लेवरी नहीं होगी तो मास्टर को भाई खेतों का काम करना पड़ेगा। अगर मास्टर ही खेतों का काम करेगा तो फिर देश को कौन चलाएगा, फिर फैसले कौन लेगा, पढ़ने लिखने का काम कौन करेगा। समझ आ रही है बात। और मास्टर खेतों में काम कर भी नहीं सकता है, वो फिजिकली इतना सुपीरियर नहीं है, वो मेंटली सुपीरियर है। वो सोचने का काम कर सकता है, पढ़ने लिखने का काम कर सकता है। जैसे मैं हूं, मैं पढ़ने लिखने का काम कर सकता हूं, मुझसे कोई दिहाड़ी लगवाए तो मुश्किल हो जाएगी। तो इसीलिए ये एक्सपीडियंट भी है क्योंकि ये सोशल ऑर्डर को मेंटेन करके रखती है, ये एक स्टेबिलिटी क्रिएट करके रखती है कि भाई सारा कुछ मजे से चल रहा है, मास्टर अपना काम कर रहा है, देश भी चल रहा है, फैसले भी लिए जा रहे हैं, आर्ट का काम भी हो रहा है, पढ़ने लिखने का काम भी हो रहा है, और स्लेब गुलामी करके सारी की सारी जो मटेरियल नीड्स हैं उनको फुलफिल कर रहा है। जितनी मटेरियल नीड्स हैं मास्टर की, खाने पीने की, कपड़ों की, वो सारी की सारी स्लेब पूरी कर रहा है। अगर मास्टर उन सब चीज़ों में लग गया, कपड़े सिलने में लग गया, खाना बनाने में लग गया, खाना उगाने में लग गया, जूते सिलने में लग गया, तो फिर मास्टर का काम कौन करेगा। तो इससे इंस्टेबिलिटी क्योस आ जाएगा, देश प्रॉपर तरीके से चलेगा नहीं। तो इस तरीके से उन्होंने जस्टिफाई किया स्लेवरी को कि ये नेचुरल है, नेसेसरी है और एक्सपीडियंट है। इस तरीके से अरिस्टोटल ने स्लेवरी को जस्टिफाई किया। उसके बाद इसके अंदर आता है रोल्स एंड वर्चूज। तो अरिस्टोटल ने कहा अ स्लेव इज अ लिविंग पोजेशन लाइक अ टूल इन अ वर्कशॉप। अरिस्टोटल ने कहा कि जो स्लेव होता है ना वो लिविंग पोजेशन की तरह होता है, मतलब एक लिविंग प्रॉपर्टी की तरह है। पोजेशन क्या होता है? पोजेशन होता है आपकी प्रॉपर्टी, और लिविंग क्या होता है? वो चीज़ जो जिंदा है, जो सांस ले रही है, राइट। तो लिविंग पोजेशन मतलब एक स्लेव जो होगा वो आपकी प्रॉपर्टी है और एक इंसान आपकी प्रॉपर्टी है, मतलब एक जिंदा चीज़ आपकी प्रॉपर्टी है। तो स्लेव एक लिविंग पोजेशन की तरह है, जैसे एक वर्कशॉप के अंदर एक टूल होता है। मान लो एक क्या है, पेचकस है, या फिर आप मान लो कि वर्कशॉप के अंदर जो टूल्स होते हैं, उसी तरीके से आपका जो स्लेव भी होगा वो भी एक टूल की तरह है, पोजेशन की तरह है, और वो एक लिविंग प्रॉपर्टी है। तो स्लेव को प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट किया अरिस्टोटल ने। और अरिस्टोटल को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है कि भाई एक इंसान को तुम प्रॉपर्टी कह रहे हो, कि इंसान तुम्हारी प्रॉपर्टी है, एक इंसान टूल की तरह है, मतलब जो चाहो वो करो, तुम उस टूल को जिस तरीके से आप चाहो उस तरीके से इस्तेमाल करो। टूल का मतलब क्या होता है? मान लो ये एक टूल है, ये एक टूल है, देखा होगा ना आपने वर्कशॉप्स के अंदर, ये एक टूल है, चाबी जिसको हम बोलते हैं। तो आप इसको किसी भी हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हो, ये आपके हाथ में है, आप इसको किसी भी हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे मार्कर एक टूल है, मैं इसको कहीं भी कैसे भी यूज़ कर सकता हूँ। उसी तरीके से मास्टर भी स्लेव भी एक टूल होगा, और मास्टर उसको अकॉर्डिंगली जैसे मर्जी इस्तेमाल करे, जो मर्जी उसको कहे, जो मर्जी उससे काम करवाए। दो स्लेव्स में अंडरस्टैंड ऑर्डर्स। देखो स्लेव्स जो हैं वो ऑर्डर्स को समझ सकते हैं, लेकिन दे लैक द एबिलिटी टू एक्सरसाइज देयर ओन रैशनल जजमेंट्स फुली। लेकिन उनके अंदर इतनी एबिलिटी नहीं होती है, इतनी समझ नहीं होती है कि खुद से वो जजमेंट्स दे सकें, खुद से वो डिसाइड कर सकें कि सही क्या है और गलत क्या है, गुड क्या है और बैड क्या है। वो खुद से डिसाइड नहीं कर सकते हैं, खुद से वो डिसीजंस नहीं ले सकते हैं, खुद से वो जजमेंट्स पास नहीं कर सकते हैं, राइट। तो स्लेव्स जो हैं वो ऑर्डर्स को तो समझ सकते हैं। मास्टर ने जो ऑर्डर दिया है कि जा काम कर खेतों में और शाम को 5 बजे तक काम करना, तो वो करेगा, लेकिन वो खुद से समझ नहीं सकता है, खुद से वो ऑर्डर्स नहीं दे सकता है, खुद से वो डिसीजंस नहीं ले सकता है, इसलिए वो एक टूल की तरह है। अब अरिस्टोटल ने कुछ स्लेवरी के ऊपर लिमिट्स भी लगाई, जैसे कि अरिस्टोटल ने कुछ कंडीशंस लगाई स्लेवरी के ऊपर, कुछ लिमिट्स लगाई। जैसे कि उसने कहा कि जो स्लेव होगा उसका ह्यूमेन ट्रीटमेंट होना चाहिए, मतलब नो हार्श एंड क्रूअल ट्रीटमेंट बाई मास्टर। मतलब मास्टर उसको बड़े अच्छे से उसको ट्रीट करेगा। ये नहीं है कि मास्टर उसको क्रूअल्टी के साथ ट्रीट कर रहा है, ये नहीं है कि मास्टर उसके ऊपर अत्याचार कर रहा है, बल्कि मास्टर को उसके साथ ह्यूमेन ट्रीटमेंट करना है, उसके साथ कोई हार्श और क्रूअल ट्रीटमेंट नहीं करना है, उसके साथ जो है वो ज्यादती नहीं करनी है, अत्याचार नहीं करना है, बल्कि आराम से बड़े प्यार से उसको ट्रीट करना है। उसके बाद इमेंसिपेशन। इफ स्लेव डेवलप
rational capacity in the company of his master, he must be freed. मान लो क्योंकि मास्टर समझदार आदमी है और मास्टर के साथ स्लेव रहेगा तो हो सकता है कि स्लेव समझदार हो जाए, हो सकता है कि धीरे धीरे स्लेव जो है रैशनल कैपेसिटी बिल्ड कर ले, हो सकता है कि वो भी खुद से फैसले लेने लग पड़े, हो सकता है वो भी समझदार हो जाए। अगर वो समझदार हो गया, अगर वो रैशनली डेवलप हो गया, अगर वो इंटेलेक्चुअली स्ट्रांग हो गया, अगर वो खुद से डिसीजंस ले सकता है, अगर वो खुद से जजमेंट्स ले सकता है, तो उसको मास्टर को फ्री कर देना है। मास्टर की कंपनी में, मतलब मास्टर तो समझदार आदमी है, इंटेलेक्चुअली सुपीरियर है, तो हो सकता है कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि भाई इंटेलिजेंट लोगों के साथ रहने के बाद वो भी इंटेलिजेंट हो जाते हैं। तो मास्टर क्योंकि इंटेलिजेंट है, तो मास्टर के साथ रहते हुए अगर स्लेव भी रैशनलिटी डेवलप कर गया, अगर स्लेव भी समझदार हो गया, इंटेलिजेंट हो गया, तो मास्टर को उसको फ्री कर देना है। अब वो ही इज नो लॉन्गर अ स्लेव, उसको अब स्लेव नहीं रखना है। तो ये एक उसने कंडीशन लगाई, ये एक लिमिट लगाई। उसके बाद मतलब इमेंसिपेशन के लिए कि उसकी इमेंसिपेशन हो सकती है। उसके बाद उसने कहा कि ओनली नेचुरल स्लेव्स, मतलब वही लोग स्लेव्स बनाए जाएंगे, those who are those who lack rational capacity by nature, मतलब जन्म सिद्ध, बाई नेचर, बाई बर्थ, जब वो पैदा हुए थे तब ही उनके अंदर रैशनल कैपेसिटी नहीं थे, तो वो ही लोग स्लेव बनेंगे। जो लोग जिनके अंदर रैशनल कैपेसिटी नहीं है, जो जन्म से ही इंटेलेक्चुअली सुपीरियर नहीं है, समझ उनके अंदर नहीं है, बुद्धि उनकी इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो वही लोग स्लेव होंगे। और लीगल स्लेवरी नहीं होगी, मतलब लीगल स्लेवरी उन्होंने जस्टिफाई नहीं की कि लीगल स्लेव्स नहीं बनाए जाएंगे। मान लो कोई वॉर का प्रिजनर है, प्रिजनर ऑफ वॉर जो है उसको स्लेव नहीं बनाया जाएगा, नो स्लेवरी, उसको स्लेव नहीं बनाया जाएगा और उसके साथ कोई अत्याचार नहीं किया जाएगा, क्योंकि उसके अंदर रैशनल कैपेसिटी है। और किसी को आपने धमका के, मान लो एक घर था, ये एक घर था, मैं इस घर के अंदर घुसा, बंदूक लेके मैं इस घर के अंदर घुसा, ये गन आ गई मेरी, और मैंने ताड़ 4 लोगों को मार दिया, 2 लोग बच के मैंने इनको कैप्चर किया और अपने घर में ले आया और इनको मैंने गुलाम बना दिया। इनके अंदर रैशनल कैपेसिटी थी लेकिन गुलाम बना दिया, लेकिन ऐसे मैं गुलाम नहीं बना सकता हूँ। ये लीगल स्लेवरी होगी और लीगल स्लेवरी नहीं जस्टिफाई की अरिस्टोटल ने। या फिर आपने किसी देश के ऊपर हमला कर दिया, आपने पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया, पाकिस्तान के सोल्जर्स को आपने किडनैप कर दिया, उनको जेल में डाल दिया और उनको जो है वो स्लेव बना दिया और उसके ऊपर फिर आप अत्याचार कर रहे हो, दैट इज नॉट जस्टिफाइबल। एंड दिस इज व्हाट अरिस्टोटल हैज सेड अबाउट स्लेवरी। दिस वाज ऑल अबाउट अरिस्टोटल्स कंसेप्ट ऑफ फैमिली एंड स्लेवरी। इफ यू वांट पीडीएफ ऑफ दिस लेक्चर यू कैन गेट द पीडीएफ। कैसे आपको मिलेगा? आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहाँ पे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया होगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। आप सब लोगों को इस लेक्चर को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।